टुडे वी आर स्टार्टिंग पॉलिटी एंड जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज। थोड़ा ब्रॉड मैंने पॉलिटी के यूनिट्स लिए हैं, दिस टेकन बाय मी उत्तम वर्मा। तो इफ यू नो अबाउट पॉलिटिक लेंस तो दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि पुलिस से पूछता है। प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इट विल बी वेरी इजी, आप कंसेप्ट आराम से ग्रास्प कर पाएंगे। व्हाट विल डू देन, विल मूव टुवर्ड्स प्रीएम्बल, देन फंडामेंटल राइट्स, देन डीपीएसपी ड्यूटीज एकदम अच्छे से। एंड उस पर हम लोग बस वो आर्टिकल को ज्यादा फोकस करेंगे जो कि यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 37, 38। Then we'll move towards PYQ. We'll solve PYQs from UPSC also, the civil services. Apart from that, we'll also solve other UPSC papers of CDS and CAPF के कुछ अच्छे questions. Then we'll end. So let's start. अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, बेसिकली बुक। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। एक चीज तो ये है कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है कि भाई कि समाज में लोग आराम से हार्मनी के साथ रहे। देन इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट आपके राइट्स प्रोटेक्टेड हो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एज अ स्टेट इज वेरी पावरफुल, तो वो कुछ भी कर सकती है, तो उसको लिमिट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। देन इट प्रोवाइड्स अबाउट और इट फुलफिल्स द आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। नाउ दिस आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन जो है प्रीएम्बल में भी मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल जस्टिस, फॉर एग्जांपल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये आइडियोलॉजी एस्पिरेशंस है जो लोगों के हैं, वो उसको फुलफिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देन इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट। नाउ आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू वेरी बेसिक थिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट people have created constitution and constitution has created state। तो इजी वे इसको रिमेंबर करेंगे, PCS, दिस पीपल, देन दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस इज स्टेट, राइट। पीपल हैव क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड स्टेट। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के चार फंक्शंस है जो कि ये चारों फंक्शंस है: मिनिमल कोऑर्डिनेशन, लिमिटिंग पावर्स, आइडियोलॉजी एंड डिफाइनिंग द रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं प्रीएम्बल की तरफ। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीएम्बल, इट टॉक्स अबाउट सोर्स ऑफ प्रीएम्बल, देन द नेचर, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। तो प्रीएम्बल को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सोर्स की बात करूँ, सोर्स लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द सोर्स। हमने अभी पढ़ा कि पीपल आर द सोर्स, पीपल आर क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी वजह से वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द नेचर? नेचर हम जब बात करेंगे तो इट इज टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ द स्टेट। तो नेचर ऑफ द स्टेट इज इन सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म, राइट। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म। देन उसके बाद we'll talk about objectives. When you talk about objectives, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यही चीज बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एम कर रहा है टू फुलफिल द आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल थ्रू दिस। देन एट लास्ट डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन इज 26 नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949 we had adopted the preamble. Now preamble जो है it is based on the objective resolution of Jawaharlal Nehru and it is the key to mind of constitution makers of the constitution. Now when we talk about nature of state, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात करूं तो प्रेम्बल में सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। Addition of socialist, integrity and secular word was from 42nd Constitutional Amendment Act 1976. And then when we talk about Indian socialism, Indian socialism जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, जहाँ it has a blend of Gandhism, Gandhian socialism as well as Marx वाला socialism, but it is heavily tilted towards Gandhian socialism. And जो secular वर्ड है दैट इज सर्वधर्म संभाव, जहां हर रिलीजन को आप रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज सेक्युलर टेंडेंसी ऑफ इंडियन ट्रेबल। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव और एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस ऑफ पीपल टू बी फुलफिल्ड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, की स्टेट ये चीज फुलफिल करके देगा। तो क्या है भाई? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन वी हैव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, देन फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस की अगर बात करूं तो दिस इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। So this is preamble for you. You can see justice of economic, social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Then we have equality of status and opportunity. Then fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. And last में जो date of adoption है वो है 26 of November 1949. आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंस्पायर्ड बाय यूएस बिल ऑफ राइट्स, वहां से इंस्पायर हुआ था। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो है फंडामेंटल राइट्स को डील करता है, वेयर आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट
कि कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो स्टेट के अंदर आ रहे हैं, इफ रिमेंबर। तो लेजिस्लेचर पूरा स्टेट के अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव पूरा स्टेट के अंदर आता है एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। बट इफ यू टॉक अबाउट जुडिशरी, द नॉन जुडिशियल functions of judiciary comes under state, whereas judicial functions of the judiciary does not comes under the state definition of state. Then they are justiciable and enforceable by courts. फिर यहाँ बात करूँ ओनली फंडामेंटल राइट्स जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होता है, दैट इज योर आर्टिकल 19। एंड आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड व्हेन देयर इज एक्सटर्नल इमरजेंसी बेस्ड ऑन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इस केस पे ही आपका फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो रहा है। आर्टिकल 20 और 21 की बात करूं तो इट इज नेवर सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। एंड आपको बता दूं फंडामेंटल राइट्स टू अवेलेबल टू फॉरेनर इज आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25 से 28। बट इफ आई टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजंस, इट इज 15, 16, 19, 29 एंड आर्टिकल 30। ये जो एक्सक्लूसिव सिटीजंस को है 15, 16, 19, 29, 30। अगर आप रिवाइज करें तो आपको पता होगा 15 इज बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, 16 रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड उसका पूरा डिटेल्स, 29 एंड 30 इज रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आगे बढ़ते हैं क्यू एन ए। इफ आई वांट यू कि तो इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे क्यू एन ए में। सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्यू एन ए लिए हैं, आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग। राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट। नाउ राइट टू स्ट्राइक, आई वांट योर कमेंट्स। राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट। अगर मैं देखूं इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू स्ट्राइक? राइट टू स्ट्राइक जो है किस टाइप का राइट है? राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट है और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, कि हमने अभी देखा था। अगर ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, हम वेटिंग कि आप कमेंट्स में लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। Yes, the answer is Article 15, Article 16, Article 19, 29 एंड 30। देखो ये सब याद रखोगे तो आपको आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज बीन डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, yes or no, or true or false basically. Term untouchability has been defined in the constitution, so it has not been defined in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है तो इज देयर एनी लॉ जहां डिफाइन किया गया? एनी आइडिया? सो अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ना कि राइट्स में भी, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी या आर्टिकल 17 को एनफोर्स करने के लिए यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, इसमें भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया। देन यू हैव ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट्स, ट्रू फॉल्स? नाउ आपको इसमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट्स। सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो खुद से लग जाते हैं एंड पार्लियामेंट को कोई अलग से लॉ नहीं लाना पड़ता उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आर्टिकल 19 खुद से लग जा रहा है। बट ड्यू टू आर सोशल हिस्ट्री एंड सोशल इनक्वालिटी एग्जिस्टिंग इन इंडियन सोसाइटी, अनटचेबिलिटी परसिस्ट करता था एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी अमंग ऑल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ा। तो दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। तो सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स जो है वो खुद से लग जाते हैं, बट कुछ राइट्स हैं जिनको आपको लॉ के तहत उसको रियलाइज करवाना पड़ता है। तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी? नो। देन गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और गोल्डन ट्रिनिटी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन यू टेल मी इन कमेंट्स? कैन यू टेल मी इन कमेंट्स की गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? तो यस, इट इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इन तीनों को मिला के हम लोग इसको गोल्डन ट्रिनिटी या गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल्स कहते हैं। देन राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर। नाउ दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछ सकता है। राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, इज इट अ फंडामेंटल राइट? अगर ये फंडामेंटल राइट है तो फिर कौन से आर्टिकल पे है? अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज अंडर आर्टिकल 21 वाहिनी केस। नाउ राइट टू मैरी ऑफ वंस ओन चॉइस, दैट इज हादिया केस, वो भी आर्टिकल 21 है। बट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इट केम फ्रॉम शक्ति वाहिनी केस 2018 by Supreme Court. Then right to life under Article 21 also includes right to die.
Can you tell me in comments? Right to life under Article 21 also includes right to die. So yes, right to life under Article 21 also includes right to die with dignity. ठीक है? Because Supreme Court has made passive euthanasia legal. It has legalized passive euthanasia. इस वजह से right to life under Article 21 बोल सकते हैं हम. Also includes right to die with dignity. Now, can you tell me question number 8, where both Parliament and state legislature are empowered to make laws of preventive detention? Yes or no? क्या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों एम्पावर्ड हैं कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकें? Can you tell me both parliament and state legislature are empowered to make laws on preventive detention? Yes or no? Fine. The answer is yes. Both are empowered to make laws. Oh, both are empowered to make laws on preventive detention. प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दोनों बना सकते हैं लॉज. फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, पार्लियामेंट जो है लॉ बनाया है फॉर एग्जाम्पल यूएपीए, उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के एस्पेक्ट्स हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, आपको बहुत फेमस एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज पता होंगे जो कि बहुत सारे रिपील हो चुके हैं. टाटा वॉज एग्जिस्टिंग, देन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट वॉज एग्जिस्टिंग अर्लियर, देन मकोका एग्जिस्टेड. तो क्या है, इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे, तो दोनों बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. देन we come to right to equality. एकदम फंडामेंटल राइट्स को बहुत जल्दी से कर लेंगे कंटेंट वाइज, देन विल मूव टुवर्ड्स पीवाईक्यू. राइट टू इक्वालिटी की बात करूं तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है. आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. तो आर्टिकल 15 पहले यूपीएससी ने पूछा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देन आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट. 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी. अब ये अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइंड नहीं है, ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में डिफाइंड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है. Then you have abolition of titles, and it is talking about Article 18, subclause 1, जहाँ state abolishes any kind of titles, but except any kind of military or academic achievements. Like of lieutenant लगा सकते हो, colonel लगा सकते हो, PhD लगा सकते हो, ये military और academic achievements है. ठीक है? और just remember one thing, that titles and awards are different things. Awards आपको अपने काम के रिकॉग्निशन के लिए मिलता है, फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न अवार्ड, पद्मा अवार्ड. बट टाइटल्स वेर एक्चुअली हेरिडिटरी और वो कॉलोनियल लेगेसी था. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया में सोशल इक्वालिटी लाने के लिए टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया. नाउ राइट टू फ्रीडम की बात करूं तो ये 6 फ्रीडम्स, स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन. एक बहुत इसका इजी तरीका है इसको याद रखने का. जस्ट रिमेंबर वन की वर्ड विच इज नोन एज समर्पण. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, देन रेसिडेंस बेसिकली. ठीक है, राइट टू रिसाइड, एंड लास्ट में प्रोफेशन, पीएन इज प्रोफेशन. तो बहुत इजी है इसको याद रखने का तरीका. समर्पण, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, एसोसिएशन, रेसिडेंस, एंड लास्ट में प्रोफेशन, समर्पण. देन यू हैव आर्टिकल 20 वेयर इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन द क्रिमिनल केसेस, मतलब नो डबल जियोपार्डी और सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन. Then you have Article 21, right to life and personal liberty. Article 21A talks about right to education, and 22 talks about protection against arbitrary arrest and detention. Now, when we talk about Article 22, it contains both punitive detention as well as preventive detention. Preventive detention इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि हम punitive detention के clauses भूल जाते हैं. Just remember this: protection against arbitrary arrest and detention. Then 23 talks about human trafficking. It prohibits that. Then 24 prohibits child labor. Right to freedom है Article 25 से 28. Freedom of conscience and freedom to profess, practice of religion. Then you have right to manage religious affairs. No taxation for promoting religion, but a fee can be levied. Fees levied कर सकती है state. Fees for example, fees for parking, for security, this state can levy, but there can be no taxes. Right? Then there is no religious instruction in state-funded institutions. आगे बढ़ते हैं, cultural and educational rights. Article 29 talks about minority as well as majority both. But अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करूं, एक्सक्लूसिवली राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज आर्टिकल 34, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज की बात करता है. बट आर्टिकल 29 मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों की बात करता है. एंड वी हैव आर्टिकल 32 व्हिच इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इट अलाउज सिटीजंस टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स. एंड जो रिट्स है वो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योरी एंड को वारंटो. हम देखते हैं रिट्स कुछ नहीं होते, बट दे आर द रिटन ऑर्डर फ्रॉम दिस कोर्ट्स टू कमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजंस. अगर उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तब आप जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वह सुप्रीम कोर्ट इज एट टॉप, देन यू हैव हायर कोर्ट्स, देन यू हैव लोअर कोर्ट्स. अगर मैं नॉर्मल कोई भी केस या कोई भी मेरा राइट वायलेट हो रहा है, तो इफ आई वांट टू अप्रोच अ कोर्ट, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हायरार्की, दैट फर्स्ट आई हैव टू गो टू लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट थ्रू द वे ऑफ अपील मैकेनिज्म.
लेकिन अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, देन आई कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये फर्क है, आप ध्यान रखना। देन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर है टू इशू रिट्स सो दैट योर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ दीज 5 रिट्स: habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. Now, ये पांच रिट है, ये डिटेल में है। habeas corpus means to have the body to ensure the release of a person जो कि अनलॉफुली डिटेन किया गया हो। मैंडेमस में बेसिकली कोर्ट इज कमांडिंग अ पब्लिक ऑफिशियल और पब्लिक अथॉरिटी, डायरेक्टिंग अ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी दे आर लीगली बाउंड। इसमें प्राइवेट नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी प्राइवेट आदमी मैंडेमस में इन्वॉल्व नहीं होता। देन सर्चरी में टू पैश एन ऑर्डर और ट्रांसफर पेंडिंग केस बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, मतलब बेसिकली इन्फॉर्म करना। प्रोहिबिशन में टू प्रिवेंट करना कि भाई कोई अपना लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है अपना जुरिडिक्शन को अगर एक्सीड कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट कर रही है जुडिशरी। एंड उसका एक और एडिशनल स्टेप, अगर प्रोहिबिट करके उसमें एक्शन भी ले रही है, देन इट इज सर्क्यूरी। ये बस इतना इसमें डिफरेंस है। देन को वारंटो टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द पर्सनस क्लेम टू पब्लिक ऑफिस बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी बेसिकली। फिर आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी। नाउ दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें से यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, कुछ आर्टिकल हम डिटेल में करेंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। एज वी देखा हमने आर्टिकल 12 से 35 जो था फंडामेंटल राइट्स था, जिसमें कि 12 जो है डिफाइन कर रहा था कि व्हाट वाज स्टेट। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो आर्टिकल 36 से 51 है, एंड आर्टिकल 36 डिफाइन स्टेट एज पर डीपीएसपी। तो डीपीएसपी इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय आयरिश, और उसके पहले स्पेनिश से बेसिकली आयरिश हुआ, आयरिश से हम लोग ने लिया, तो हम लोगों ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब इट इज नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स एंड इट एम्स टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन हमने पढ़ा था जो कि पीपल के एस्पिरेशन को फुलफिल करता, तो डीपीएसपी इज जस्ट डूइंग दैट। तो इसीलिए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की है। और दो तीन चीज आपको इसमें याद रखनी थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इट एडेड 4 डीपीएसपी। आर्टिकल 39A जो कि बहुत फेमस है, राइट टू फ्री लीगल एड। आर्टिकल 43A which talks about right to management in industries, management of workers in industries, participation of workers in the management of industries basically, then conservation of wildlife or environment, article 48A, and article 39F to secure the healthy development of children। जनरली आर्टिकल 39F लोग भूल जाते हैं। देन 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इट एडेड आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन एनी फॉर्म। तो ये हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। देन लास्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है वो है 86 जो कि 2002 में था। इट शिफ्टेड आर्टिकल 45 जो कि एजुकेशन था टू उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, विच इज आर्टिकल 28A। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 37 आई एम एक्सपेक्टिंग, यू कैन एक्सपेक्ट बेसिकली वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, इट इज नॉन एनफोर्सेबल। देखो कोई भी चीज स्टार्ट होती है लाइफ में तो सबसे पहले होता है उसका इंट्रोडक्शन। तो अगर डीपीएसपी स्टार्ट होगी तो यू कैन से दैट आर्टिकल 37 इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी इसके बाद अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा। यू नो दैट लिबरल इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, सोशलिस्ट फॉर्म है एंड गांधीयन फॉर्म है। तो अलग अलग फॉर्म ले रहा है, अलग अलग टाइप ले रहा है, बट इसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जो है वो अरेंज है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 38 से विल सी इट इज मोस्टली गोइंग टुवर्ड्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 37 जो है इंट्रोडक्शन है, दैट इट इज नॉन एनफोर्सेबल, है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि डीपीएसपी कैसा है एक्चुअली, बट द प्रिंसिपल्स देयरइन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। नाउ दिस सेंटेंस यूपीएससी कैन आस्क कि कौन से आर्टिकल में है कि भाई डीपीएससी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, क्योंकि ये सेंटेंस को यूपीएससी ने बार बार यूज करके पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 38 की तरफ। नाउ प्रॉपर वे में डीपीएसपी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम सोशलिस्ट डीपीएसपी। मैं फिर टॉक अबाउट आर्टिकल 38, एम क्या है, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहा है, वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहा है वो आ रहा है आर्टिकल 38 से। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 37 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल, दैट डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट स्टेट shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice of all types shall inform all the institutions of national life। Basically welfare state का ही है। Now जो important चीज है, this article 38 सब clause 2 is important। It was added by 44th Constitutional Amendment Act 1978, जहां स्टेट जो है स्ट्राइव कर रहा था to minimize the inequalities in income and an endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only among individuals but also among groups। तो अगर आप देखोगे इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, तो ये कुछ नहीं है बट ये है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए स्टेट इज टेकिंग स्टेप्स। जहां इनकम बात कर रहा है इकोनॉमिक की, वैसे स्टेटस और अपॉर्चुनिटी बात कर रहा है सोशल एस्पेक्ट की, सोशल डेमोक्रेसी की। तो दिस वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। प्लीज नोट डाउन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ जनरली हम शुरू के पढ़ते हैं और लास्ट तक पढ़ते पढ़ते भूल भी जाते हैं, तो जस्ट रिमेंबर 2-3 की पॉइंट्स दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
नहीं, आर्टिकल 39 में एक चीज ऐड की थी, दैट इज आर्टिकल 39 सब क्लॉज, where children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. ये चीज 42nd से ऐड हुई है. देन ये आपको बहुत फेमस, आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी, एंड देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women. Then the ownership and control of material resources a community are distributed to subserve the common good. Then the operation of economic system does not result in concentration of wealth. Now, ये लाइन को ध्यान रखना, आर्टिकल 39C talks about this. And the citizens have the right to an adequate means of livelihood. तो livelihood की बात जो है वो आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए कर रहा है. कॉमन गुड की बात कर रहा है आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ is in article 39 sub clause C. Equal pay for equal work is in D. And last में article 39 sub clause E, that the health and strength of workers, men and women, and the tender of children are not abused. So this is DPSP. इसी के बेसिस पे सरकारें लॉज बनाती है. आगे चलते हैं बहुत ब्रीफली, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और क्या है. आर्टिकल 39 हमने देखा डिटेल में. देन आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 39A भी है. जब कोई भी चीज एक बड़ा अल्फाबेट ऐड हो रहा है मतलब वो बाद में ऐड हो गया, इस वजह से 39A है, कैप्स में, कैपिटल लेटर में A. तो आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड टू पुअर बेसिकली, ठीक है, टू पुअर और वीकर सेक्शन. तो इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. देन राइट टू वर्क जो है वो ऐड हो रहा है आर्टिकल 41 से, प्लीज ध्यान रखना, आर्टिकल 41 से राइट टू वर्क ऐड हो रहा है. एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, वी हैव आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस. लिविंग वेज जो है आर्टिकल 43 बात कर रहा है उसकी. देन ये चीज आपको ध्यान रखना, लिविंग वेज, राइट टू वर्क, ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है. और कौन से आर्टिकल में. देन आर्टिकल 43A यूपीएससी ने पूछ रखा है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the management of industries. So this was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1978, and I think it was urged in 2016 PYQ. And Article 47 also talks about duty to improve public health and nutrition. वो भी एक सोशलिस्ट गोल है. आगे चलते हैं, we have Gandhian goals. आर्टिकल 40 पंचायती राज है. आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज. आर्टिकल 46 एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST and OBCs. 47 talking about prohibition of intoxicants, and 48 is agriculture and animal husbandry. Then you have liberal intellectual principles. Article 44 is UCC, Uniform Civil Code. Article 45 जो कि change हुआ था, that it now talks about early childhood education, and it has now been moved to fundamental right under Article 21A. And 48A जो add हुआ है by 42nd to protect environment, forest and wildlife. 49 talks about protection of monuments and cultural heritage. 50 talks about separation of judiciary from executive. ये भी बार बार पूछता है यूपीएससी. Then Article 51 talks about promotion of international peace and security. यूपीएससी अपने बाकी पेपर्स में, फॉर एग्जांपल CDS या CAPF में आर्टिकल 51 को भी पूछ रहा है. आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज. इसके बाद विल मूव टुवर्ड्स PYQ. दैट फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था. ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थे, बट अभी 11 है, क्योंकि एक और ब्लास्ट में ऐड हो गया था. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स एंड आर नॉन एनफोर्सेबल. ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, फर्स्ट थिंग, दैट स्टेट कैन मेक लॉज टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ दीज ड्यूटीज. अगर एनफोर्सेबल नहीं है, बट स्टेट कैन मेक लॉज अबाउट टू एनफोर्स दिस. देन राइट्स आर कोरिलेटिव टू ड्यूटीज. यूपीएससी ने पूछा भी है, दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजंस टू डिमांड नॉट ओनली राइट्स बट ऑल्सो टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. इट इज इंपॉर्टेंट. देन अगर मैं ड्यूटीज की बात करूं तो ये सिविक नेचर और मॉरल नेचर की है, रादर देन लीगल नेचर. तो सिविक ट्रेडिशन या सिविक ड्यूटीज में क्या आएगा, टू चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. मॉरल ड्यूटीज में क्या आएगा, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एक्सेट्रा. अगर मैं लीगल ड्यूटी नहीं है ये, दिस आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज यू कैन रीड. पढ़ा होगा आपने, आई होप. टोटल 11 ड्यूटीज है. जो लास्ट ड्यूटी है, लास्ट ड्यूटी, इट वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. उसको पढ़ते हैं. हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी अवॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. तो 6 and 14 years को एक प्रोवाइड कराना एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, दैट इज अ ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. आगे बढ़ते हैं PYQ की तरफ. नाउ आई एक्सपेक्ट योर पार्टिसिपेशन एंड योर आंसर्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज a part of constitution but has no legal effect, not a part and has no legal effect, a part of the constitution and has the same legal effect as any other part. Last में, a part of the constitution but has no legal effect independently of any other parts. So I think बहुत easy question है. हमने देखा था preamble. पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट नो लीगल इफेक्ट है, ऐसा नहीं है. नॉट अ पार्ट, अभी पता चल गया है पार्ट था, तो नॉट अ पार्ट तो पॉसिबल नहीं, हमने अडॉप्ट किया ही है. देन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. एनी अदर पार्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे फंडामेंटल राइट है तो वो एनफोर्सेबल है, तो ऐसा नहीं है, वो पार्ट है बट इट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, तो ये भी नहीं है. देन इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
बट इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। लाइक जुडिशरी एक्चुअली इसका हेल्प लेके देखती है कि स्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आंसर इज डी हियर। आगे बढ़ते हैं 2017 एक्सीडेंट अदिति। आगे बढ़ते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक ये बहुत इजी होगा। प्रियम्बल होगा कि फंडामेंटल राइट होगा, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर मैं इसको देखूं तो आई थिंक इजी टू गेस है। द आंसर इज प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल से माइंड दिख रहा है। नाउ कैन यू टेल मी दैट द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन एक्चुअली तो रिपीटेड है, 1983 में भी सेम क्वेश्चन था। अभी दिखाऊंगा। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस में बोला गया था? विच सुप्रीम कोर्ट केस? विच सुप्रीम कोर्ट केस टॉक्ड अबाउट द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल? फाइन, द आंसर इज बेरूबारी यूनियन केस 1960। और दैट्स अ कैच। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। बेरूबारी यूनियन केस में बोला गया था द प्रियम्बल इज द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज बोली गई थी कि दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ऐसे नॉर्मली देखते हो, अगर आपको बेरूबारी यूनियन का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो बहुत दोनों आयरनिकल स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ पॉजिटिव बोल रही है दैट प्रियम्बल इज द प्रियम्बल shows or reflects the mind of makers of the constitution on one side, and on the other side बिरूबारी यूनियन ही बोल रहा है कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। तो बहुत आयरनिकल स्टेटमेंट है, और अगर कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नहीं पता तो आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तीन क्वेश्चन यूपीएससी ने 1983 में पूछ रखा है। कैन सी इट इज ऑफन सेड दैट की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन। द आंसर हियर इज प्रियम्बल, है ना। तो यूपीएससी में पीवाईक्यू करने का बहुत फायदा होता है। देन बढ़ते हैं आगे। 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2017 का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी चीज प्रियम्बल में नहीं है? तो आई गेस ये बहुत इजी ही क्वेश्चन है। यू कैन सी दैट लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, एक्सप्रेशन और लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो लिबर्टी ये पांच टाइप है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इसमें कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। तो आंसर हियर इज बी, ये एम्बॉडीड नहीं है प्रियम्बल में। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पूछा। देखो प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। 2013 में क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इन व्हाट, वेयर। तो देखा हमने देखा कि प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड गिवन है, वहां तीनों टाइप का जस्टिस गिवन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। तो इकोनॉमिक जस्टिस तो प्रियम्बल में है। देन इफ वी सी इन अ मैक्रो लेवल, तो आर्टिकल 38 39 जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जहां एक तरफ आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 इज ट्राइंग कि भाई स्टेट शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, तो ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। देन आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इकोनॉमिक जस्टिस ही है। एंड टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज इन इनकम, ये भी इकोनॉमिक जस्टिस ही है। तो आंसर इज प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन व्हिच कॉन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आंसर दोगे। एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कि एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये पावर दे दे, जो कि वो पावर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो, अनगाइडेड हो और डिस्क्रिशनरी हो एप्लीकेशन ऑफ लॉ के मामले में, तो ये जो चीज है कौन सा आर्टिकल वॉयलेट करेगा? ट्राई टू एलिमिनेट देन यूल रीच टुवर्ड्स आंसर। तो आर्टिकल 44 को मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ कि भाई ये तो यूसीसी था, ये तो एलिमिनेट हो सकता है। देन आर्टिकल 28 को भी, इट डील्स विद राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसको भी मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ। देन यू हैव 14 एंड 32 लेफ्ट विथ यू। और 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, रेमेडी है। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि जब कुछ चीज आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तब आप आर्टिकल 32 की तरफ जाओगे, बट ये पूछ नहीं रहा है। बोल रहा है कौन सा आर्टिकल वॉयलेट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। कोई इस स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में, सोशल स्टेटस में, कोई नीचे है, तो लॉ जो है सबके लिए सेम है, कह रहा है। मतलब लॉ इज ट्राइंग टू ब्रिंग एवरीवन एट द सेम पेज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर ऐसा लेजिस्लेशन आ जाता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो कि कुछ ज्यादा ही अनकंट्रोल्ड पावर दे दे रहा है, नाउ इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 व्हिच इज राइट टू इक्वालिटी। आंसर इज हियर। आगे बढ़ते हैं। 2021 का राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए ये रिसेंट का क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 में केस पुट टू स्वामी जजमेंट। आंसर इज सी हियर। 2012 which of the following are among the fundamental duties। fundamental duties कौन से है इसमें से? तो to preserve the rich heritage of composite culture, yes। to protect the weaker section from social injustice, now it is not your duty,
ये स्टेट का ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है सिटीजन का। स्टेट जो प्रोटेक्ट करेगा वीकर सेक्शंस को। आप करने जाओगे अलग से तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वायलेंस हो जाए, बिकॉज द नेचर ऑफ प्रोटेक्शन, द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज वेरी डिफरेंट। तो दिस इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग एंड अपने आप में आंसर मिल गया 1, 3 एंड 4। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है किसी। तो आर्टिकल 14 से 18 जो है इक्वालिटी की बात करता है। तो अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है आर्टिकल 17 है, जो किसी के बीच आएगा, तो आंसर इज डी, विच इज राइट टू इक्वालिटी। 21, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। नाउ ये आपने अभी पढ़ा, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है तो व्हाट डज इट वायलेट? डज इट वायलेट राइट टू इक्वालिटी? डज इट वायलेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? डज इट वायलेट राइट टू फ्रीडम? डज इट वायलेट concept of welfare? Try to comment, try to attempt this question. ना अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 38 सब क्लोज टू, यही इसी की बात कर रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ, आर्टिकल 38 to be exact talks about prevention of any kind of concentration of wealth. Similarly, article 39 also talks about this prevention of concentration of wealth. तो आर्टिकल 39 इसी की बात कर रहे थे। आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड यू हैव 2020 का क्वेश्चन पार्ट 4 के बारे में पूछा है। पार्ट 4 इज बेसिकली योर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स नहीं है, तो आंसर इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड में एक ही होता है, क्योंकि एक में एनफोर्सेबल पूछा है और एक में नॉट भी एनफोर्सेबल पूछा है। सेकंड अपने आप सही हो रहा है, टू दोनों में कॉमन है, इधर बी या डी होगा। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। यस, इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन टू द स्टेट कि भाई स्टेट इसी की डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए कोई कानून बनाती है, एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर दैट। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, आंसर इज डी हियर। आगे बढ़ते हैं 2017 का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट constitute limitations upon dash function, legislative function and executive function. Now DPSP जो है स्टेट enables गवर्नमेंट, और स्टेट इज enabled by DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से enable होती है एंड एक्ट करें। फंडामेंटल राइट से लिमिटेशन हो रहा है कि भाई स्टेट कैन नॉट एक्ट, है ना, उस वे में कि उनके राइट्स, लोगों के राइट्स अफेक्ट हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, यहाँ स्टेट को एक गाइडलाइन मिल रहा है कि इसको इस तरीके से एक्ट करना है। तो यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डू नॉट कंस्टिट्यूट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन अबाउट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो आंसर इज डी हियर। आगे बढ़ते हैं। सीडीएस का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है। Which of the following is not a part of Article 51 of the Constitution of India? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई कैन सी मोर क्वेश्चंस आने वाले टाइम पे, और क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा, यू कैन ट्राई। Which of the following is not a part of Article 51 of the Constitution? That it promotes international peace and security, that it maintains just and honorable relations between nations, that it uses UN peacekeeping force for the resolution of international disputes, that it encourages settlement of international disputes by arbitration. इसमें से कौन सा जो पार्ट आर्टिकल 51 का नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। अब देखोगे ये है यूपीएससी लैंग्वेज। To promote international peace and security, yes. To maintain just and honorable relation, मतलब friendly relation with states, yes. To encourage settlements of international disputes by arbitration, ये भी yes. But if I talk about UN peacekeeping force, इसका कहीं मेंशन नहीं है। आंसर इज सी है। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं सीडीएस का, जो कि 2022 में पूछा गया था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेम्बल ऑफ इंडिया इज करेक्ट? प्रेम्बल के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन प्रेम्बल। The equality of status and equality of opportunity find mention in preamble. Second statement is the expression unity and integrity of nation was not there in preamble since the beginning. Try to attempt this. तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन है प्रीएम्बल में, हमने देखा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. Now this is also correct because इसमें जो integrity word है, it was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. The answer is C here. Both statements are correct. आगे बढ़ते हैं 1994 का क्वेश्चन। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज डैश। फ्रीडम ऑफ प्रेस कैसा है इंडिया पे? Please try to attempt. It is specifically provided in Article 19, Clause 1A, that it is implied in the wider freedom of expression guaranteed by Article 19(1)(a). It is guaranteed under the provisions of Article 361(a). It emanates from the operation of rule of law in the country.
गुड क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, आई एक्सपेक्ट आंसर्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी। ठीक है, तो देखोगे इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a)। नो, इट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। हमने देखा ना, आर्टिकल 19(1)(a) जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। प्रेस फ्रीडम कहीं से ही बात नहीं कर रहा। इट इज implied in the wider freedom of expression guaranteed in article 19(1)(a). Now this is correct, it is implied। प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आ रहा है, जो कि implied है। अलग से स्पेसिफिकली इट इज नॉट प्रोवाइडेड। द आंसर इज बी। 2012 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ जो है विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन डीपीएसपी पूछा है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। गांधीयन प्रिंसिपल और गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, ट्राई एंड इजिली एलिमिनेट एंड कम टू एन आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आर्टिकल 44, जो कि एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। अब यूसीसी वाज इन न्यूज, इज इन न्यूज, तो आप इसको पढ़ोगे ढंग से तो बन तो नहीं होगा फॉर श्योर, बिकॉज इट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड हमको पूछा है गांधीयन प्रिंसिपल। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हाईलाइटेड जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो first is not there, so I can eliminate one. So I'm easily getting my answer 2 and 3. Promoting cottage industries and securing, okay, organizing village panchayat and promoting cottage industries. These are Gandhi and DPSP. Answer is B. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन। ये हमने किया था, किसी क्वेश्चन गॉट रिपीटेड, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी। आंसर इज बी। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन पार्ट 4। पार्ट 4 जो है क्या है, डीपीएसपी है। ये भी आई गेस क्वेश्चन रिपीट हो गया। और they shall be enforceable. DPSP is not enforceable. So first statement is wrong, second statement is correct, and third statement is also correct. Now this is one of the question. One of the implications of the equality in society is the absence of। अगर सोसाइटी में पूरी तरीके से इक्वालिटी है तो वो चीज किसके एब्सेंस को दर्शाता है। अगर सबके पास इक्वालिटी हर चीज में, इट शो केसेस और व्हाट डज इट इम्प्लाई, तो इट इम्प्लाइज दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं 2017 का क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू डीपीएसपी बाय द 42nd अमेंडमेंट। और ये चार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एंड सिक्योरिंग अ लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर ऑफ वर्क टू वर्कर्स। अब बहुत इजी है, अगर आप देखोगे 42nd में हमने चार देखे थे। 4 DPSPs वर एडेड। एक था आर्टिकल 39A which talked about, article 39A talked about right to free legal aid, then article 48A talked about environment things, then we have article 43A, it talks about participation of workers in the management of industries, and लास्ट में एक और था आर्टिकल 39 जो कि सब क्लॉज एफ था। तो आंसर हियर इज बी। आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। कैन यू टेल मी कौन सा आर्टिकल है जो कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर रहा है इन कमेंट्स। If I talk about separation of judiciary from executive, it is article 50। तो article 50 जो है किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, बिकॉज डीपीएसपी इज फ्रॉम article 36 to 51, है ना। तो आंसर इज डीपीएसपी। So with this we have completed our preamble, fundamental rights, DPSP and duties. I just want to know that what do you want from polity from our side. You can comment or you can directly reach out to me. My number is this, so that फिल्म्स के लिए आपको बहुत सही कंटेंट, अच्छा कंटेंट एंड फिल्म्स रिलेवेंट कंटेंट मिले। विच ऑफ द टॉपिक्स यू नीड, दिस आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।